शारदा प्रसाद नाम के एक दंपति थे। वो अपने बेटे को एक दिन पेड़ से बांध देते हैं। पूरा गांव ये देखकर हंसने लगता है। रमेश को बहुत बुरा लगता है। तभी श्यामला नाम की एक बुजुर्ग महिला पूछती है, शारदा, ये क्या, विवाह योग्य बेटे को पेड़ से क्यों बांधा? उसकी शादी करवाने के लिए ही बांधा है। राजी नहीं हो रहा है क्या? अभी तक नहीं हुआ, पर अब हो जाएगा। आजकल के बच्चे जीवन साथी चुनते हैं हाथ, पैर, मुंह, नाक देखकर, और हमारे जमाने में। अरे माँ जी, आप शुरू मत हो जाइए। आपको कहानी सुनाने की जल्दी है, पर हमें उतना धैर्य नहीं। प्रसाद की ये बात सुनकर श्यामला चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रमेश, जो पेड़ से बंधा हुआ था, गुस्से में छूटने की कोशिश करने लगता है और कहता है, माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, खेत वाला बैल नहीं। तुम बैल ही हो, तुमसे हमें बात करनी है, नहीं तो तुम्हारी हमारी हालत ऐसी रहेगी। शादी को लेकर कुछ कहोगी तो मैं नहीं सुनने वाला। फिर तो बेटा तुम्हें इस पेड़ के साथ ऐसे ही बंधे रहना होगा। आप भी पिताजी, हाँ, सब कुछ जानने के बाद आप माँ का साथ दे रहे हैं उस अनामिका से शादी करवाने के लिए। अगर मैं तुम्हारा साथ दूं तो तुम्हारे पिताजी का क्या होगा जानते हो ना? क्या कह रही हो माँ? बात सिर्फ शादी की है। तुम अनामिका से शादी की कसम मत खाओ, बस हाँ कह दो। हम तुम्हारी शादी अनामिका से करवा देंगे, फिर तुम दोनों शहर में चिड़ियों की तरह खुशी खुशी रहोगे। मैं उस नाक बहने वाली अनामिका से शादी करूं? तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी बेटा, सोच समझकर फैसला लिया है। आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा, उनसे वादा किया है इसीलिए शादी करवा रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटा, तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो, बस मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। माँ, मैं अपनी तकलीफ आपको कितना भी समझा लूं, लेकिन आप उस अनामिका से ही मेरी शादी करवाना चाहती है, पता नहीं क्यों। अनामिका से शादी करेगा तो तेरा जीवन सुखी होगा बेटा। अगर मैं आज अनामिका से शादी कर लूं तो लोग मुझे दया की नजर से देखेंगे, मुझे चिढ़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब क्यों नहीं समझते? रमेश, एक बात तो साफ है, जान लो, अगर इस बंधन से छूटना है तो तुम्हें शादी के लिए हाँ कहना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। हर माँ बाप बस बच्चों की खुशी के लिए शादी करवाते हैं, लेकिन आप लोग तो खलनायक की तरह बर्ताव कर रहे हैं, मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। वो बात नहीं है बेटा। अब बताओ, तुमको अनामिका से शादी करनी है या नहीं? शारदा के इस तरह से पूछने पर रमेश नाराज होकर जवाब देता है, अब मेरी किस्मत कौन बदल सकता है? सब कुछ आप लोग पर ही निर्भर है, लेकिन पहले बंधन खोलिए, बहुत कस के बांधा है। ये सुनकर शारदा और प्रसाद बहुत खुश हो जाते हैं। सुना शारदा, हमारा बेटा शादी के लिए तैयार हो गया है, उसे खोल दो, चलो। पति की बात सुन के शारदा मानो की खुशी से झूम उठी। हाँ हाँ, अभी खोल देती हूँ, कहकर वो रमेश के पास गई। अरे बेटा, बहुत दर्द हुआ, आई एम सॉरी, ये सब तुम्हारे भलाई के लिए किया, चलो खोल देती हूँ। शारदा ने खोल दिया। ये देखकर प्रसाद खुशी से मन ही मन कहते हैं, आखिरकार मेरी पत्नी शारदा ने अनामिका को अपनी बहू बनाने की इच्छा पूरी कर ही ली। आपने शारदा को शांत और सरल समझा था, नहीं नहीं, मौके पर वो भद्रकाली भी बन जाती है। उसके हाथ देख के लगता है कहीं मुझे ही ना पीट दे। अब रमेश की रस्सी खुल चुकी थी। रमेश प्रसाद के पास आता है। शारदा, अब समधी जी को फोन करके बता दो कि आपकी नाक बहने वाली बेटी को देखने आ रहे हैं। चलते चलते बता दूंगी, चलिए। फिर वो अपने घर की तरफ जाने लगे। वहीं पास के लखनपुर गांव में लाला और सुजाता रहते थे और वहाँ खेत में काम करते थे। उनकी बेटी का नाम था अनामिका। शादी की उम्र हो चुकी थी, फिर भी उसके नाक बहती थी। ये देखकर सभी लोग उसे चिढ़ाया करते थे। विशेषकर उसकी सहेली अमृता नाक बहने वाली अनामिका कहकर चिढ़ाती थी, तेरी अगर शादी हो गई, तेरा पति ना तुझसे बात करेगा ना चूमेगा, बेचारा तुझसे डर के कहीं संन्यास न ले ले। ये तेरी सोच है अमृता, पर मुझे लगता है जो भी लड़का मुझसे शादी करेगा वो मेरी तकलीफ जरूर समझेगा और ऐसा लड़का जरूर मिलेगा। जिंदगी तेरी ख्यालों जितनी इतनी आसान नहीं होती और ना ही उम्मीदें। ये तेरी सोच हो सकती है अमृता, पर मुझे लगता है कि जीवन हमारे हाथ में होता है।
अगर मेरी नाक की वजह से मेरी शादी नहीं भी हुई तो मैं दुखी नहीं होंगी। माँ पिताजी की सेवा करके पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। सब भोलेनाथ की कृपा है। कहकर वो घर चली जाती है। उधर शारदा, प्रसाद, रमेश गाड़ी में बैठकर अनामिका के गांव की ओर रवाना होते हैं। उधर अनामिका घर पे बैठ के आराम से आटे का व्यंजन खा रही होती है, अपने सरकते हुए नाक की परवाह ना करके। तभी लाला और सुजाता मुस्कुराते हुए आकर, बेटा अनामिका, रमेश तुमसे शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दिया है। वो लोग तुम्हें अभी देखने आ रहे हैं। पता था पिताजी, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मेरी बहती नाक की परवाह ना करते हुए वो मुझसे शादी के लिए तैयार हो गए। ये कहकर अनामिका फिर से आटे वाला व्यंजन खाने लगी। सुजाता ने झट से आटा वाला व्यंजन उससे छीन लेती है और सख्ती से कहने लगती है, अब बस कर, थोड़ी अपनी नाक भी संभाल ले और जाके साड़ी पहन के तैयार हो जा। ये सुनकर अनामिका ने अपनी माँ को चिढ़ते हुए देखा, फिर खाना उठाई और नाक सड़काते हुए हंसकर घर के अंदर भाग गई। लाला और सुजाता अतिथियों का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में शारदा, प्रसाद गुस्से से लाल पीले बेटे को लेकर वहाँ पे पहुँचे। लाला और सुजाता उनका अभिवादन करते हैं और फिर उन सभी को घर के अंदर ले जाकर बैठने के लिए कहते हैं। सुजाता बेटी को सजा सवार के बाहर ले आती है। शारदा और प्रसाद को अनामिका बहुत अच्छी लगी, लेकिन रमेश को लगा कि वो अपनी बहती हुई नाक की सफाई करने में ही लगी है। उसे मानो कि थोड़ा चक्कर जैसा आ गया, पर उसने खुद को संभाला। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन अनामिका तुम्हारी बचपन से ही नाक फड़क रही है और अभी भी फड़क रही है। कोई बदलाव तो नहीं आया? नहीं रमेश, बदलाव आया है। मेरी फड़कती नाक मेरे साथ बड़ी हुई है। जब मैं छोटी थी तो वो थोड़ी ही फड़कती थी, और अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मेरे साथ वो भी ज्यादा फड़कती है। ये भी तो बदलाव है ना, इसीलिए कह रही हूँ मैं बहुत बदल गई हूँ। अनामिका की बात सुन के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन रमेश को थोड़ी असहजता महसूस हुई। कई तरह की बातचीत हुई, फिर अनामिका और रमेश की शादी की बात बड़ों ने तय कर दी। शादी के वक्त जब रमेश मंगलसूत्र बांध रहा था, अनामिका अपनी सड़कती हुई नाक पोंछने में ही व्यस्त थी। शादी के वक्त भी रमेश को देखकर कई लोग मजाक उड़ा रहे थे। देखते ही देखते शादी हो गई। फिर फड़कती हुई नाक वाली अनामिका अपने घर पे आ गई, लेकिन यहाँ अब रमेश अनामिका को परेशान करना शुरू कर दिया। अनामिका दुखी हुए बिना मजाकिया अंदाज से जवाब देना शुरू कर दी। एक दिन अनामिका अपनी फड़कती नाक लेकर बड़े ही प्यार से चाय बना के रमेश को देती है। अजी सुन रहे हैं क्या? गर्मा गर्म चाय लाई हूँ, पी लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। क्यों, चीनी के बदले नाक की फड़कन डाल दियो क्या? अरे नहीं नहीं जी, क्या कह रहे हैं, फड़कन तो नमकीन होते हैं। कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। रमेश गुस्से से चाय पीने लगता है, पर नमकीन होने के कारण चाय थूक देता है। अनामिका रसोई के दरवाजे से सब देखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हें ना, कहते हुए वो बाहर चला जाता है। अनामिका हंसते हुए नाश्ता करने लगती है, चेहरे पे शरारती मुस्कुराहट। प्रसाद और शारदा सोफे पे बैठे होते हैं और बेटे बहू की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चिंतित होकर चर्चा करते हैं। अजी क्या हो गया पता नहीं हमारे बेटे को। वो अनामिका से मीठी बात करता ही नहीं, चिढ़ते रहता है। अब ऐसे उन दोनों की जिंदगी कैसे चलेगी? इतनी जल्दबाजी मत करो शारदा, दोनों को थोड़ा वक्त दो। तब तक रमेश भी जॉगिंग से घर लौट आता है। अनामिका बाहर आके कहने लगती है, माँ जी गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, आइए खा लीजिए। उसमें शरारत मिलाई हो ना? नहीं जी, शरारत नहीं, उसमें प्यार मिला है। आइए ना, एक बार चख के देखिए। आपने अगर एक बार मेरा खाना खाया ना। इससे पहले कि अनामिका कुछ कहे, रमेश बीच में ही टोक देता है, हाँ खा लिया तो लूज मोशन हो जाएगा, यही है ना? और फिर दांत दिखाकर मुस्कुराने लगता है। शारदा, प्रसाद हंसी नहीं रोक पाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगते हैं। फिर अनामिका भी मजाकिया अंदाज में, पत्नी जो प्यार से दे उसे पति को खाना चाहिए, और अगर पति ना खा सके। इससे पहले अनामिका कुछ और कहती, रमेश ने कहा, और अगर नहीं खाया तो क्या पत्नी घर छोड़ के भाग जाएगी? बताओ अनामिका, अगर पति खाना ना खा पाए तो पत्नी कहाँ जाती है? जहाँ भी जाए बस लौट के ना आए। हंसते हुए कहता है। ये सुन के अनामिका, अरे पति परमेश्वर, मेरी बात तो सुनिए। अगर पति पत्नी का बनाया हुआ खाना ना खा सके तो
वो भूखा रह जाए और क्या कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर शारदा और प्रसाद भी बहुत खुश होते हैं। वो सच में चाहते हैं कि उनके बेटे और बहू का गृहस्थ जीवन खुशहाल रहे। और इस तरह फड़कती नाग वाली अनामिका घर के काम काज, खाना पकाना और हंसी मजाक से जीवन बिताने लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।